शुरू करें, स्टार्ट कर देना। सो हेलो एवरीवन, हम लोग टेस्ट 8 का सोल्यूशन लास्ट टाइम कर चुके थे। नाउ वी आर एट टेस्ट 9। 16 में से 9वें टेस्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और ये एक पार्ट टेस्ट था। इस पार्ट टेस्ट में हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर यानी इन 3 चैप्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें थे। सवाल नंबर पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इथेन इज मोस्ट स्टेबल। तो आप जानते हैं ईथेन के अंदर या फिर एल्केन के अंदर जिनके अंदर लगातार सिग्मा बॉन्ड्स हों, उनमें सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसमें से जो स्टैगर्ड स्ट्रक्चर होता है, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एंगल रहता है वो मैक्सिमम रहता है। तो इफ दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन हमने ये बना लिए और जो 3 अन्य हाइड्रोजन रहते हैं वो रहते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको डाईहेड्रल एंगल जो मिलेगा वो 60 डिग्री का मिलेगा और इसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ग्रुप्स के बीच में, मैक्स डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगी तो रिपल्शन मिनिमम रहेगा, मिनिमम रिपल्शन। एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें होती है मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसी का जस्ट उल्टा अगर देखो तो जो एक्लिप्स्ड फॉर्म होता है वो इसका जस्ट रिवर्स होता है। मतलब ये सारी चीज़ें एक्लिप्स्ड वाले में रिवर्स होती हैं। तो अभी के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड। तो जहाँ पर अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का पार्ट है वहाँ पर इस सारे रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन ले लें, SOCl2 ले लें, KBr ले लें, इन सब से एल्काइल हैलाइड बन के तैयार होता है। SOCl2 वाला जो मेथड है वो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है क्योंकि इस मेथड के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl ये दोनों बनते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। और ये जो दोनों हैं ये गैसेस हैं और ये रिएक्शन मिक्सचर से अपने आप उड़ जाते हैं। तो फिर हमें ना सिर्फ RCl मिलता है। तो एनसीईआरटी ने ये भी मेंशन करा है कि आउट ऑफ ऑल दिस मेथड ये थोड़ा अच्छा मेथड है, प्रोडक्ट की यील्ड अच्छी होती है। द हाइड्रोकार्बन विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हाइड्रोकार्बन्स में 1 से लेकर 4 तक, C1 से C4 तक गैसेस हैं। C5 से लेकर C17 तक चलोगे तो ये लिक्विड है और फिर 18 ऑनवर्ड्स सॉलिड है। एंड दिस ऑल इज एट रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप बात करें तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अब अभी इन्होंने कहा कि कौन सा लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए 5 से 17 के बीच में आना चाहिए। प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे तो ये तो गैस हो जाएगा। ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन होंगे तो ये भी गैस हो जाएगा। नियोपेंटेन इज 5 कार्बन, तो नियोपेंटेन जो है उसके अंदर 5 कार्बन है और डीकेन के अंदर 10 कार्बन है। तो लिक्विड अगर मुझे सर्च करना है तो आई विल गो विथ डीकेन। अब नियोपेंटेन जो है वो नॉर्मल वाले होमोलोगस, मतलब होमोलॉग्स में तो आता नहीं, लेकिन नियोपेंटेन का सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से ये इसके अंदर वॉन्डरवॉल फोर्सेस थोड़े कम हो जाते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट असर्शन जो है वो ये है, फिनॉल्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द रिंग मच मोर रेडिली देन एराइल हैलाइड। तो देखो एराइल हैलाइड अगर देखें तो ये एराइल हैलाइड है, यहाँ पे Cl लगा दिया, इट्स एन एराइल हैलाइड। और अगर इसको देखें तो ये फिनॉल है। अब फिनॉल के अंदर ESR थोड़ा तेजी से होता है, मतलब आसानी से होता है, क्योंकि फिनॉल के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर ये रिंग को डोनेट कर देता है। तो इसके अंदर जो इफेक्ट दिखता है वो +M इफेक्ट दिखता है। एंड बिकॉज ऑफ +M इफेक्ट इसका ESR से रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। अब आपके मन में आएगा कि सर इसके पास भी तो लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है। तो इफेक्ट तो इसका +M होता है, लेकिन +M की तुलना में इसका -I बहुत ज़्यादा होता है। तो बिकॉज ऑफ द -I ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ये डिक्रीज करेगा रिंग पे। अब देखो M से इसने इलेक्ट्रॉन दिया और I से खींचा, तो जो I वाला प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है हैलोजेंस में। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि इसके अंदर नेट जो इफेक्ट है वो डीएक्टिवेटर का इफेक्ट है। ये एक्टिवेट नहीं बल्कि डीएक्टिवेट करता है। तो फिनॉल अंडरगो ESR ऑफ द रिंग मच मोर रेडिली देन एराइल हैलाइड, ये बात सही लिखी, यानी असर्शन तो करेक्ट है।
इन एराइल हैलाइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द रिंग decreases due to the resonance whereas in phenol it increases। तो ये सही बात है, फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, और जबकि एराइल हैलाइड में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। एंड ड्यू टू रेजोनेंस कहना सही नहीं है, रेजोनेंस तो बढ़ाता है। आई इफेक्ट अगर ये बोलते यहाँ पर इसको तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, अदरवाइज ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। तो ओवरऑल असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट, मतलब असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, यानी आई विल गो विद द थर्ड ऑप्शन। ये रेजोनेंस की वजह से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, लेकिन आई इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी चाहिए। आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट, ये जो फिनॉल है, इस फिनॉल के ऊपर जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगाएंगे तो सल्फोनेशन होगा। सल्फोनेशन का मतलब होता है कि इस पे हमने H2SO4 लिया और इससे SO3H यानी सल्फोनिक एसिड इस पे जुड़ जाएगा, और दिस इज OH एंड दिस इज SO3H। पैरा पोजीशन पे इसलिए जोड़ा है क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे ये डायरेक्ट करता है किसी भी नए ग्रुप को आने के लिए, तो पैरा इज बेटर फॉर दिस। अब कह रहे हैं कि इसका ब्रोमिनेशन कराओ, तो चूंकि ये जो फिनॉल है ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है ना, तो इस वजह से ESR या अभी भी दे देगा। इसका डीएक्टिवेटिंग प्रभाव लग रहा है, और इसका डीएक्टिवेटिंग प्रभाव काम करता है किस पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इन दो जगहों पे तो मैं नहीं जोड़ूंगा, और साथ में बल्कि ग्रुप भी है, तो ये जो पोजीशन है ये इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा है, तो इस वजह से एक्टिवेटेड है, तो दैट्स वाई इट विल गेट कनेक्टेड एट दीज पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पे हम लोग ब्रोमीन को जोड़ देते हैं और वही हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ गया, एक ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ गया, और ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है SO3H, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेट अस चूज, पहला विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी मुझे सत्य की तलाश करनी है, करेक्ट ढूंढना है। पहला, डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस RI RBr RCl RF। अब देखो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट घट रहा है, तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी का फॉर्मूला ही क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ से उधर की तरफ जाओगे तो देखो मास जो है वो घट रहा है, और मास घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगी, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, तो दिस इज करेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, द स्टेबिलिटी ऑर्डर RF ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं RF और RI को कंपेयर करूं तो RF और RI में आयोडीन बड़ा होता है साइज में, तो इस वजह से इसका जो बॉन्ड लेंथ है, अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें दोनों की, तो बॉन्ड लेंथ RI की ज़्यादा होगी। अगर बॉन्ड लेंथ RI की ज़्यादा है तो जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो RF की ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। तो दिस इज RF एंड RI, और यहाँ पे लिखेंगे तो इट विल बी RF एंड RI। तो ऐसा समझ सकते हो कि छोटा साइज होने के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड एनर्जी इट इज स्टेबल। तो स्टेबिलिटी में फ्लोरीन आगे रहेगा और ये इस तरीके से ऑर्डर बन जाएगा। आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड में बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कम होता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा ना, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। तो अगर आप 1 डिग्री बनाते हो, 2 डिग्री बनाते हो और 3 डिग्री, तो 3 डिग्री जब बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा। ये एक मैंने 3 डिग्री हैलाइड बनाया है, तो इसके पास मिनिमम सरफेस एरिया होगा। अब ये जो सरफेस एरिया है यही कारण होता है वॉन्डरवॉल फोर्स का। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होगा वॉन्डरवॉल फोर्स कम हो जाएगा। तो इसमें सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, सही हो जाएगा। तो इसमें सारी फिजिकल प्रॉपर्टी एक ही क्वेश्चन में आपकी आ गई हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइजेस ब्रोमीन इन CCl4 एंड कैन बी रिड्यूस्ड कैटालिटिकली। देखो डीकलराइज कर रहा है ब्रोमीन को CCl4 में। ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन बोल देते हैं। तो जो लोग जिसके साथ ब्रोमीन जाके ऐड हो जाता है, जब ब्रोमीन ऐड हो जाएगा तो ब्रोमीन का कलर गायब हो जाएगा। तो ब्रोमीन जिसके साथ ऐड हो जाए वहां पर डीकलराइजेशन होता है। इसे टेस्ट के रूप में भी यूज करते हैं।
तो ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब इसमें दो लोग आ गए, एक तो आ गया एल्केन और एक आ गया एल्कीन। So this unsaturated hydrocarbon can decolorize, ये डिकलराइज कर सकता है ब्रोमीन सॉल्यूशन। तो एक तो इससे ये पता चला, पहली लाइन से पता चला कि ये अनसैचुरेटेड है एंड कैन बी रिड्यूस्ड कैटालिटिकली, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, वो तो सारे अल्केन अल्काइन देते हैं। ऑल्सो इट गिव्स अ प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अब देखो क्यूप्रस माने क्या होता है, क्यूप्रस माने क्यूप्रस सॉल्यूशन इज Cu2Cl2। तो ये जो क्यूप्रस क्लोराइड है, इसमें जब किसी के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इट्स अ सॉल्ट, और सॉल्ट में कैटायन जो है वो मेटल कॉपर का कैटायन है, तो ये उसी के साथ रिएक्ट करेगा जो एसिडिक हो। तो पहला गुण तो उसके अंदर अनसैचुरेशन होना चाहिए, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, वो सबके अंदर दिख रहा है। दूसरा जो गुण है वो एसिडिक होना चाहिए। तो एसिडिक कैसे पहचाने इसमें से कि कौन एसिडिक है, तो इसमें एक एक ये जो दिख रहा है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला। सबसे पहला तो नियम ये है कि भाई एल्काइंस ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्कीन की तुलना में, तो मुझे एल्काइन को चूज करना है, तो ये दोनों, तो ये सारे ऑप्शन तो मेरे पास से वैसे ही हट गए। लेकिन एल्काइंस में भी उस एल्काइन को चूज करो जो टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन के पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। लास्ट में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके पास ये एक हाइड्रोजन होगा। और ये जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, दिस इज sp हाइब्रिडाइज, और बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन इट इज वेरी वेरी हाई ईएन, तो हाई ईएन के साथ जुड़ा हुआ है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो दोनों गुण इसके अंदर मिल गए, तो मैं करेक्ट आंसर सेकंड को चूज करूंगा। Which of the following reaction pair constitute the chain propagation step in chlorination of methyl chloride? तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप इसमें से ये थर्ड वाला हो जाएगा। जब आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो एज सच बिल्कुल लिखा हुआ है। प्रोपोगेशन पहचानते कैसे हैं, प्रोपोगेशन स्टेप में एक नॉर्मल कंपाउंड होगा, उसके साथ एक फ्री रेडिकल अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद एक नॉर्मल कंपाउंड बनेगा, एक दूसरा बन जाएगा। अब ये जो दूसरा कंपाउंड है, इस पे यानी ये जाके आगे भी किसी पर अटैक करेगा, तो ये CH2Cl जो है, ये देखो फिर Cl2 पर अटैक कर रहा है, और Cl2 के अटैक करने से देखो क्या बना, CH2Cl2, और साथ में फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। अब ये स्टेप यहाँ भी नहीं रुकेगा, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है दोबारा से इस पहले वाले स्टेप को दोबारा से करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा स्टेप जिसका एंड ना हो, जैसे यहाँ पर देखो इस चौथे वाले में ये क्या बन गया, ये एक नॉर्मल कंपाउंड इन्होंने बना दिया, और नॉर्मल कंपाउंड अगर बना दोगे तो आगे रेडिकल है ही नहीं, तो ये प्रोपोगेशन का स्टेप नहीं है, ये तो टर्मिनेशन हो गया कि यहीं पर रिएक्शन रुक जाएगा। इस वाले में देखेंगे तो आपको हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना के दिया है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इज नॉट दैट रिएक्टिव, तो ये और CH बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो वो भी गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें पहला वाला ऑप्शन, तो CH3 फ्री रेडिकल पे Cl2 का अटैक करा रहे हैं एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाया है। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जब इस पे काम करेगा तो इन्होंने HCl बना दिया और CH2Cl, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। आपको जो चीज ध्यान देनी है वो ये देनी है कि स्टेप ऐसा होना चाहिए कि वो नेक्स्ट स्टेप को कंटिन्यू कर सके, तब प्रोपोगेशन बोलते हैं। अगर खत्म हो गया तो टर्मिनेशन, एंड जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप यानी इनिशिएशन। हाइड्रोजन प्लस Ni, तो ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता है। एल्कीन पे ये हाइड्रोजनेशन के लिए निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन जोड़ देता है। और एक और नॉलेज इसमें चाहिए कि ये सिन एडिशन करता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिन एडिशन? सिन का मतलब होता है ऑन सेम साइड, मतलब दोनों जो हाइड्रोजन रहेंगे वो एक ही साइड में जाके जुड़ेंगे। तो मैं ऐसा ऑप्शन ढूंढूंगा जिसमें दो हाइड्रोजन जुड़े हों और एक ही साइड में जुड़े हों, तो ये दूसरा करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ जुड़े हैं और दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। अब देखो यहाँ स्टेबिलिटी किसकी बात करी जा रही है, एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इसका सवाल आए तो आपके दिमाग में तुरंत एक ही बात आना चाहिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
हाइपर कॉन्जुगेशन, एल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर आप कह दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। अब सवाल ये उठता है कि सर अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचाने कि कहाँ है और कितना है। तो अल्फा हाइड्रोजन पहचानने का तरीका यह है कि डबल बॉन्ड को बंद करो और डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजनों समेत बंद करना। यहाँ तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो इस तरीके से मैंने बंद किया। अब जो जो इस डब्बे से जुड़े हुए कार्बन है उनके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो यहाँ 3 3 6 3 9 3 12 यानी 12 अल्फा हो जाएंगे इसमें। इस वाले में देखो डबल बॉन्ड को बंद कर रहा हूं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड को उसके हाइड्रोजनों समेत बंद कर दो। तो देखो 3 3 6 3 9 यानी यहाँ पर 9 अल्फा हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को उसके हाइड्रोजनों समेत बंद करो। इसके हाइड्रोजन 2 दिख रहे हैं, इनके समेत बंद कर दिया, तो 3 इधर 3 इधर 6 अल्फा। यहाँ भी डबल बॉन्ड को उसके हाइड्रोजन के समेत बंद करो, तो ये बंद कर दिया मैंने, यहाँ भी 6 अल्फा। यहाँ डबल बॉन्ड को उसके हाइड्रोजन के साथ बंद किया, 3 अल्फा। यहाँ पर डबल बॉन्ड को उसके हाइड्रोजन के साथ बंद कर दिया, 0 अल्फा। तो अब यहाँ पे देखो पहला 12 अल्फा यानी फर्स्ट नंबर सबसे आगे आएगा, फिर सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड और फोर्थ में थोड़ा डिसाइड करना है, फिर फिफ्थ आएगा, फिर सिक्स्थ आएगा। थर्ड फोर्थ में डिसीजन कैसे लें, ये जो है ये ट्रांस है। देखो दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि जो ये है ट्रांस, सो दिस इज ट्रांस, और ये जो है ये सिस है। तो स्टेबिलिटी के मामले में ना ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, किसकी तुलना में, सिस की तुलना में। ट्रांस इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू सिस। तो इस वजह से जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी क्रम से ही चलेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो अल्फा हाइड्रोजन से डिसाइड किया, और एक और नॉलेज का पॉइंट है कि भाई सिस इज मोर स्टेबल देन, सॉरी ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। स्टेबिलिटी में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, किसकी तुलना में, सिस की तुलना में। कारण है बेटर पैकिंग। अगले पे आते हैं, फिर एक असर्शन रीजन का सवाल है, एआर को पढ़ते हैं। पहला असर्शन पढ़ते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो अगर मैं यहाँ पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को बनाता हूं तो ये फिनॉल बन गया OH, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो को लगा देते हैं, डबल बॉन्ड हो, और ये इस तरीके से, और ये मैंने ये बना दिया बेंजीन रिंग। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये ट्रैप हो गया, यही एसिडिक हाइड्रोजन था, तो ये ट्रैप हो गया है, तो इस वजह से ये लेस एसिडिक हो जाता है, दिस इज लेस एसिडिक। दूसरी बात, चूंकि ये खुद में ही बॉन्ड बना लेते हैं तो इनको पड़ोसी से बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिलता है। तो अगर खुद में ही बॉन्ड बना लेते हैं तो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल से जब नहीं जुड़ेंगे तो इनके अंदर वोलाटिलिटी ज्यादा रहेगी, मोर वोलाटाइल। और वोलाटाइल ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली लेस बीपी, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो सारे गुण यहाँ पर लिखे हैं इसका उल्टा कर दोगे तो वो आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर दिख जाएगा। मतलब ऑर्थो के गुण अलग हैं और पैरा के जो गुण होंगे वो इसके रिवर्स होंगे। तो असर्शन जो है वो तो करेक्ट है, असर्शन इज करेक्ट कि पैरा नाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। रीजन दिया है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स ऑर्थो आइसोमर वीकर एसिड देन पैरा आइसोमर, तो ये इसका रीजन भी है। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाऊंगा, assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट द एल्कोहल और आइसोमर ऑफ एल्कोहल। तो जरा ये थर्ड वाले रिएक्शन को आप देखें, C2H4 लिखा हुआ है, C2H4 का मतलब होता है इथीन, तो ये बन गया C2H4, दिस इज C2H4। अब इन्होंने कहा है कि इसका रिएक्शन कराओ HI के साथ। आपको पता है जो हैलोजन एसिड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं एल्कीन के साथ, तो यहाँ C डबल बॉन्ड C जो है वो C सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। 2 हाइड्रोजन इसके अंदर पहले से लगे थे और इधर भी 2 हाइड्रोजन पहले से लगे थे। अब ये जो बॉन्ड टूटा उससे एक वैलेंसी इधर एक वैलेंसी इधर, तो इधर वाली वैलेंसी से हाइड्रोजन जोड़ दिया,
इधर वाली से आयोडीन जोड़ दिया, किसी भी तरफ से कुछ भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे इन्होंने कहा है अगले स्टेप पे कि इसी का आप रिएक्शन कराएं किसके साथ, एक्वस KOH से। तो एक्वस KOH से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये जो आई है इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3, ये CH3 लिखा हुआ है, और ये CH2, और यहाँ पर अब आयोडीन की जगह कौन आ जाएगा, OH। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और आयोडीन की जगह पर OH आ जाएगा। अब अगले स्टेप पे ये कह रहे हैं कि इसको H2SO4 से रिएक्ट कराओ, और तापमान पे ध्यान देना 170 डिग्री दिया है। तो H2SO4 से 170 यानी डिहाइड्रेशन होगा, एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन जब होगा तो OH इससे जाएगा और H इधर से चला जाएगा, तो ये दोबारा से वही CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, यानी दोबारा से ये एल्कीन बन जाएगा। और अगर ये दोबारा से एल्कीन बन गया तो मतलब ये अल्कोहल या उसका आइसोमर तो नहीं है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। इन्होंने पूछा था कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें अल्कोहल या उसका आइसोमर नहीं बनेगा। B2H6H2O2 NaOH आप जानते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन OH लगा देता है, और वो भी एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, तो इससे अल्कोहल बन जाएगा। ये CHI3 और Ag का रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन में Ag 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, और 6 लोगे तो इससे एल्काइन बनेगा। देखो ये ऐसा चलता है रिएक्शन, CHI3 और इसमें 6 Ag और प्लस एक और मॉलिक्यूल इसी का लेना पड़ेगा CHI3। अब ये जो 3 आयोडीन इधर से 3 आयोडीन इधर से, तो ये जो दोनों मिल के 6 आयोडीन बना लेंगे, और ये इतना मटेरियल यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 AgI और साथ में CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये जो CH CH बचे वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे और साथ में 6 AgI बन जाएगा, 6 AgI विल बी फॉर्म। तो यहाँ पर भी आपको देखो पहले तो एल्काइन बना और एल्काइन का हाइड्रेशन कर रहे हैं और फिर रिड्यूस कर रहे हैं, तो अगेन इट विल बी फॉर्म। हाइड्रेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से रिड्यूस करोगे फिर से अल्कोहल। ये मैंने आपको बता ही दिया। ये ग्रिग्नार्ड को लगा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड पे। ग्रिग्नार्ड अगर फॉर्मल्डिहाइड पे लगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर किसी भी और एल्डिहाइड पे लगा तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन पे लगा तो 3 डिग्री अल्कोहल, यानी यहाँ भी अल्कोहल ही मिलने वाला है। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स HX। अब इसमें जो HX लिखा हुआ है, एल्कीन और HX, इन दोनों का जो रिएक्शन चलता है उसके बारे में एक तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनता है, दूसरा इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। अब अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो आपको पता है ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, इस तरीके का चलेगा। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में आइसोब्यूटीन जब बनाओगे तो आइसोब्यूटीन इस तरीके से बनके तैयार होता है। ये आइसोब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2। ये है आइसोब्यूटीन। इसके अंदर देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकते हैं। फिर प्रोपीन है। प्रोपीन का मतलब क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है, और जो इथीन है उसके अंदर तो 1 डिग्री ही कार्बोकैटायन बनेगा। और कार्बोकैटायन कैसे बनाते हैं, H प्लस का अटैक कराएंगे। तो H मान लो यहाँ आके जुड़ा तो ये CH3 बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे H इधर आके जुड़ेगा तो ये यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 डिग्री बनेगा। और यहाँ पे तो किसी भी तरफ रखोगे तो ये 1 डिग्री ही बनेगा। तो 3 डिग्री विल बी मोस्ट रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री और फिर आएगा 1 डिग्री। तो इस तरीके से क्रम चलेगा। ये पॉजिटिव चार्ज मैं हटा देता हूँ। ओके, सो दिस विल बी द ऑर्डर। तो सबसे आगे आ जाएगा आइसोब्यूटीन, फिर प्रोपीन, फिर इथीन, यानी करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओजोनोलिसिस करनी है 2 मिथाइल ब्यूटीन 2 का। तो 2 मिथाइल ब्यूटीन, ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन, तो मैंने 4 कार्बन ले लिए। इस 4 कार्बन में 2 नंबर पे ईन लगाना है तो 2 नंबर पे ईन लगा दिया, और 2 ही नंबर पे मिथाइल लगाना है तो यहाँ पर CH3 पे लगा देते हैं। बाकी हाइड्रोजन से बैलेंसी सही कर लेते हैं, ये CH3 लग जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। अब कह रहे हैं इसका ओजोनोलिसिस करो। ओजोनोलिसिस हमें पता है सिंपल स्टेप फॉलो करना रहता है, बीच से इसको ब्रेक कर देंगे,
और एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। तो इधर वाला देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और ये H आ जाएगा। इधर की तरफ देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 ऑलरेडी साइड में था, यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे CH3। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये क्या है, एल्डिहाइड, और ये जो है वो क्या है, कीटोन। तो एक एल्डिहाइड बनेगा और एक क्या बनेगा, कीटोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। फिर एक असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज मच हायर देन दैट ऑफ डाई मिथाइल ईथर। अब ये देखो ये ईथर है और इथेनॉल जो है वो अल्कोहल है। तो अगर मैं इथेनॉल बनाऊंगा तो वो CH3CH2OH होगा, और डाई मिथाइल ईथर बनाएंगे तो वो बनेगा CH3OCH3। अब इन दोनों में आप देखें, दोनों में ऑक्सीजन है, दोनों में हाइड्रोजन है, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वो ये है इसका जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। जब डायरेक्टली हाइड्रोजन हाई EN एटम से जुड़ा हो तो उसके अंदर एक स्पेशल तरह की बॉन्डिंग आती है और उस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और ये नहीं बना पाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो रीजन क्या हो गया, द मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयरएज इन डाईइथाइल ईथर इट इज एब्सेंट। सही भी है, इसका कारण भी है। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाऊंगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड ये एक्सप्लेनेशन भी हो गया। C2H5Cl को AgF से रिएक्ट कराए, ये मेटल फ्लोराइड है, और मेटल फ्लोराइड से जब भी रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है, दिस इज मेटल फ्लोराइड, वो एल्काइल फ्लोराइड बनता है, और इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट रिएक्शन। तो ये चूंकि नाम है, सीधा सीधा NCERT में आपको हेलो एल्केन चैप्टर में मिल जाएगा, जहां पर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड दिया है। तो वहां एक्सचेंज में दो रिएक्शन लिखे हैं कि ऐसे हैलाइड एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। तो पहला जो रिएक्शन लिखा है वो है फिंकलस्टीन, और दूसरा जो है वो श्वार्ट रिएक्शन है। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। इन द रिएक्शन पॉसिबल प्रोडक्ट आर, अब देखो ये एक एल्कीन है, इस पे मुझे HBr का एडिशन करना है। तो अगर मैं इस पे HBr का एडिशन करने का सोचूं तो ये इस तरीके से ऐसे दिख रहा है। तो जब इस पे सबसे पहले H+ का अटैक होगा, मतलब HBr में पहले तो H+ अटैक करने जाएगा, जब H+ अटैक करेगा तो ये क्या बनेगा, ये इस तरीके का बनेगा, ये, और यहाँ पर ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन जाएगा। इस कार्बोकैटायन के बनने के बाद ये कार्बोकैटायन शिफ्ट कर जाएगा, मतलब इसमें 1 to मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, और इससे ये जो बन जाएगा कार्बोकैटायन, ये मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। और अब इसके ऊपर ब्रोमीन अटैक करेगा तो ब्रोमीन का एडिशन हम लोग यहीं पर करेंगे, इस जगह पर। तो नियम के हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है, ये जो यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, ये बनना चाहिए मेजर, लेकिन उन्होंने मेजर नहीं पूछा आपसे। देखो सवाल में नहीं कहा कि कौन सा ही बनेगा, इन्होंने कहा कौन कौन सा बन सकता है। तो कौन कौन सा में ब्रोमीन यहाँ भी लग सकता है, ब्रोमीन यहाँ भी लग सकता है, और यहाँ भी लग सकता है, तो ऑल करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पॉजिटिव आया, उसी टाइम पे कोई ब्रोमीन आके चिपक गया तो कोई मना नहीं करेगा। तो दिस इज अ पॉसिबल प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये भी पॉसिबल है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर एक होता है मेजर प्रोडक्ट और एक होता है पॉसिबल प्रोडक्ट। तो पॉसिबल में सारे ही बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इथाइन। नॉट करेक्ट मतलब होता है गलत की तलाश में निकले। सबसे पहले तो ये आइडिया क्लियर रखना चाहिए कि ढूंढने क्या निकले हैं, असत्य की तलाश में निकले हैं। इथाइन के बारे में, इथाइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज विथ जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ये सही लिखा है। N 2-3 हो सकते हैं, पहला मेंबर 2 ही कार्बन का है ना, तो ये सही लिखा है, इसको मैं नहीं टिक करूंगा। इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल विद बॉन्ड एंगल 180। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑब्वियसली लीनियर मॉलिक्यूल होगा, बॉन्ड एंगल 180 होगा। इट हैज अ ट्रिपल बॉन्ड इन विच द 2 कार्बन एटम्स शेयर 6 इलेक्ट्रॉन। ये बात भी सही है, ट्रिपल बॉन्ड है और 2 कार्बन एटम 6 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर रहे हैं। इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मोर रेडिली देन इथीन। ये गलत बात लिखी, ये गलत लिखा है। देखो एल्काइन जो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका अगर मैं EAR कराऊं, मान लो H+ का पहले एडिशन कराता हूं इस पे, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड
CH और इस पे पॉजिटिव आएगा। जबकि अगर मैं इसका मान लो एल्काइलेशन इसका मैं कराता हूँ CH2, ये इथीन है, तो अगर इथीन का कराएंगे और इस पे H+ का अटैक कराया तो ये बन जाएगा CH3 CH2 और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। इन दोनों में से देखो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। यहाँ पर इस कार्बन पे देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन के अंदर En बहुत ज्यादा है, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई En पे प्रेजेंट है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लो En पे प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना लो En पे रहे उतना अच्छा है, नेगेटिव चार्ज हाई En पे रहे तो अच्छा है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इट इज़ मोर स्टेबल। और जब इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी ये ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा अपेक्षाकृत इथाइन के। इन्होंने उल्टा लिखा है, ये कह रहे हैं कि इथाइन ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है, गलत बात लिखी। हाइड्रेशन ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4, तो ये एल्काइन का हाइड्रेशन है, सिंपल रिएक्शन। इसमें इस डब्बे को देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये CH है। तो जब इस पे इस तरीके का हाइड्रेशन करते हो HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में और साथ में H2SO4 है, तो इसमें पानी का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। अब पानी का मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो कैसे बनेगा, देखो ये तो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा यहाँ तक, और ये जो C है ये डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर एक तरफ OH जुड़ जाएगा और एक तरफ H जुड़ेगा, तो पहले से एक H था ही, ये CH2 बन जाएगा। अब देखो ये जो बना है ये बना है इनऑल, दिस इज इनॉल, और इनॉल जो है वो टॉटोमेरिज्म करके कीटोन में बदल सकता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो ये जो H है, दिस H विल शिफ्ट टू दिस कार्बन, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर इस शिफ्टिंग को देखें तो देखो इससे क्या बन के तैयार होगा, ये यहाँ ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ CH3 बन जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं टॉटोमर फॉर्मेशन। T करके लिखते हैं ना, T स्टैंड फॉर टॉटोमेराइजेशन। अच्छा, एक और खास बात पे अगर आप ध्यान दें तो वो ये है कि मैंने सब जगह ये तो ऐसे तीर बनाया, यहाँ पर ऐसे बनाया, दोनों फॉर्मेट में रहता है, कीटो इनॉल के बीच में एक्सचेंज चलता रहता है। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। An organic compound on treatment with alcoholic KOH gives a hydrocarbon of molecular formula C4H8, ठीक है। Oxidation of the hydrocarbon gives propionic acid and CO2, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? तो देखो सबसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन किया गया है, और इस ऑक्सीडेशन करने से मुझे क्या क्या मिला है, एक तो प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड क्या होता है, CH3 CH2 COOH, और साथ में मिला है CO2, ये ऑक्सीडेशन से मिला है। तो जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो सबसे टर्मिनल वाला कार्बन होता है, सबसे कोने वाला, वो CO2 में बदल जाता है, और बाकी जितने होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल 4 कार्बन थे। यहाँ पर देखो टोटल कार्बन की संख्या कितनी थी, 4, और इस 4 में से डबल बॉन्ड यहाँ पर था, तभी तो ये टर्मिनल था, और इसी वजह से ये CO2 में बदल गया। तो ये हो गया CH2, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा देंगे, और यहाँ CH3 लिख देते हैं। तो मैं एल्कीन तक तो पहुंच गया, ये एल्कीन है। अब ये कह रहे हैं कि ये एल्कीन कैसे बना है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि इन चारों में से एक है, और उसका एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन किया गया। तो जरा मैं अपने मन ही मन में सोच लूं कि अगर मैं इनको एल्कोहलिक KOH से ट्रीट करता हूं तो क्या प्रोडक्ट मुझे मिलने की संभावना है। तो देखो एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये एलिमिनेशन करता है, इसका मेन जो रिएक्शन है वो है एलिमिनेशन। तो ये करेगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, एक H ले जाएगा और एक Cl ले जाएगा। तो मैं अगर दोनों चीज़ों को यहाँ से गायब करूँ, H और Cl को, तो यहाँ से देखो ये Cl जाएगा और इसके पड़ोस से H जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। इसमें देखो यहाँ से गायब करें तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है। इसमें गायब करोगे तो डबल बॉन्ड राइट साइड में नहीं आएगा बल्कि लेफ्ट साइड में आएगा, सैटजेफ के नियम के हिसाब से। सैटजेफ का नियम कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज प्रेफर्ड, और यहाँ पर अगर आप हटाओगे तो यहाँ पर तो 2 Cl है, तो 2 Cl में 2 बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, तो इसमें तो एल्काइन बन जाएगा। तो एल्काइन तभी हमारा
पॉसिबल वो है नहीं। तो देखो मेरा करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे ना डबल बॉन्ड इसी जगह पे चाहिए, टर्मिनल पोजीशन पे चाहिए। और यहाँ 2 कार्बन है, 1 कार्बन, यानी 3 इधर हो गए और 1 ये 4। ये जो है सही आंसर नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप हटाओगे तो डबल बॉन्ड बीच में आएगा। और इसकी ओजोनोलिसिस कराओगे तो दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, बोथ ऑफ देम विल बी एल्डिहाइड। और अगर इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो दोनों इथेनॉइक एसिड बनेंगे। तो यहाँ पर तो एक प्रोपेनोइक और एक CO2 बन रहा है, यानी बॉन्ड लास्ट में। शुरू करें। एवरीथिंग फाइन। अगला सवाल है, इसमें लिखा हुआ है एराइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स NSR। अब देखो NSR वर्ड को समझो। अगर मैं यहाँ पर एक एराइल हैलाइड बनाता हूँ सबसे पहले, तो द मीनिंग ऑफ एराइल हैलाइड इज कि एक बेंजीन रिंग हो और उस पर एक हैलोजन एटम लगा हो, और एक यहाँ पे लगा देते हैं ये CH3 के साथ Cl, ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। तो अब इन दोनों में एक चीज है जो आप ध्यान से देखें। अच्छा, पहला तो एराइल और एल्काइल वर्ड को समझ गए। अब उसके बाद अगला जो लिखा हुआ है वो है NSR। NSR का मतलब क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, यानी ये क्लोरीन, ये यहाँ से हट जाए और इसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाए, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन तब अच्छे से होगा जब ये आसानी से हटे। और आपको पता है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, और लोन पेयर की वजह से ये पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर में आ जाएगा। अब अगर ये पार्शियली डबल हो जाएगा तो ये टूटेगा ही नहीं, और ये टूटेगा नहीं तो फिर नया आएगा कैसे? मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली सामान्य परिस्थितियों में नहीं देते हैं। तो ये हो गए लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR। एराइल हैलाइड्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स NSR। तो अब ये अगर लेस रिएक्टिव हैं NSR की तरफ, तो इन्होंने तो लिखा है कि एराइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव, मानी यही बात गलत हो गई। असर्शन जो है वो गलत हो गया। रीजन देखते हैं, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एराइल हैलाइड। अब यहाँ इसको हटा के कार्बोकेटायन बनाओगे तो वो डबल बॉन्ड पे आएगा, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। तो दोनों ही बातें गलत हैं। इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। ऐसा कोई ऑप्शन, बोथ द असर्शन रीजन करेक्ट बट रीजन इज नॉट, इफ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, इसमें ऐसा ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एराइल हैलाइड, तो ये दोनों ही बातें गलत लिखी हैं। तो एक्चुअली इसका जो जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए कि असर्शन इज इनकरेक्ट और रीजन भी इनकरेक्ट है, तो दोनों ही इनकरेक्ट होना चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। प्रोपाइन इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो प्रोपेन बना लेते हैं सबसे पहले, तो ये बन गया प्रोपेन। फिर 1 नंबर पे एक ब्रोमीन लगा हुआ है और 2 नंबर पे भी एक ब्रोमीन लगा हुआ है। बाकी चीजें यहाँ पर लगा देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये बन गया 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। अब कह रहे हैं इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें अल्टीमेटली प्रोपाइन मिल जाएगा। तो आपको ये रिएजेंट जो लिखा हुआ है एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड, ये जो दोनों हैं ये स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं और ये करवाते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो एक बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तो एक H और एक ब्रोमीन चला जाएगा, अगली बार होगा तो एक H और एक ब्रोमीन और चला जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, CH3 और यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड CH मिलेगा। तो आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो रिएजेंट है ना, इन रिएजेंट का काम होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अभी एक सवाल में पहले भी मैंने इस बात का इस्तेमाल करा था कि ये कराते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये इनका पर्पस है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन।
क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। मैच द कॉलम लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट टू। तो अब ये तो बना बना के देखना पड़ेगा। सबसे पहले CH3MgI को CH3CHO पे जोड़ा गया है, तो ये इस तरीके से मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड O और H, इस पे जोड़ रहे हैं CH3MgI। इस रिएक्शन को करने का एक आसान तरीका है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करा रहे हैं एल्डिहाइड के साथ। तो जब भी कभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ कराएं तो इसका जो R वाला पार्ट है यानी CH3, इसको इस कार्बन पे जोड़ दो और इस O को OH बना दो। यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C और यहाँ पे CH3 लग जाएगा और इस जगह पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH आ जाएगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट जो आपको पहले वाले में मिलेगा। दूसरे वाले में देखो ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन कराया गया है। तो डाइल्यूट H2SO4 मतलब एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो अगर मैं बी वाले ऑप्शन को देखूं तो बी में लिखा है CH3, फिर इसके बाद कार्बन है और इस पे एक और CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है। तो अब देखो ये डबल बॉन्ड CH2 है, जब इसका एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे तो ये क्या होगा कि इसके अंदर से एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक डबल बॉन्ड के टूटने के बाद यहाँ पर OH लग जाएगा और पड़ोस वाले में H लग जाएगा तो वो CH3 बन जाएगा। तो ये मुझे B से प्रोडक्ट मिलेगा। C वाले में देखो CH3COO C2H5 लिखा है, तो ये एक एस्टर है CH3COO C2H5। अब जब एस्टर को हम लोग ट्रीट करते हैं, ये सोडियम प्लस इथेनॉल, ये रिडक्शन होने जा रहा है। तो एस्टर का रिडक्शन कैसे होता है, ये C2H5, ये इधर की तरफ आपको एक H दे देना है, इस हाइड्रोजन को 2 H दे दो और इसको 1 H दे दो, तो ये बन जाएगा CH3CH2OH और ये बन जाएगा C2H5OH। मतलब दोनों एक ही बातें लिखी हैं। CH3 मतलब 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे, इधर भी इथेनॉल और इधर भी इथेनॉल मिल जाएगा, तो मतलब इट विल फॉर्म इथेनॉल। तो जो C वाला है उसके अंदर मुझे मिलेगा CH3 CH2 और यहाँ OH लगा देते हैं ऐसे, तो ये इथेनॉल मिल गया मुझे C के अंदर। और D वाला तो खुद ही अल्कोहल है, अब मैच करना है। तो पहला एक टर्शरी अल्कोहल, B वाले के अंदर मुझे टर्शरी अल्कोहल मिला है, तो B वाले को मैच कर देंगे किसके साथ, टर्शरी अल्कोहल, यानी इसके साथ मैच कर देंगे। जो A वाला था उससे मुझे मिला है सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसको मैच कर देंगे अ सेकेंडरी अल्कोहल, गिविंग आइडोफॉर्म टेस्ट। ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा और सेकेंडरी अल्कोहल भी है। फिर इसके बाद लिखा है शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो है ना, ये इसको अगर आप देखें तो इसमें सारे ग्रुप अलग अलग लगे हैं। इस कार्बन पे एक H लगा है, एक OH लगा है, एक CH3 लगा है, तो सारे ग्रुप अगर अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसको यहाँ पर ले जाते हैं भाई, शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और एक ही बचा है तो प्रोडक्ट इज प्राइमरी अल्कोहल। यानी A के साथ B मैच करना है, B के साथ C को लगाना है, C के साथ D को लगाना है और D के साथ A को, यानी करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। ABBCCDDA यानी करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। अच्छा क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। पूरा अल्कोहल आपका इसमें रिवाइज हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। प्राइमरी अल्कोहल जो होता है ये 1 डिग्री बनाता है एल्डिहाइड, 2 डिग्री बनाता है कीटोन, और 3 डिग्री का जब कॉपर 573 के साथ करते हैं तो वो एल्कीन बना लेता है। तो अभी तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा, एनसीईआरटी में प्रॉपरली मेंशन्ड है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में लास्ट में लिखा हुआ, जहाँ पर ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन लिखे। आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन बनाना है, तो आप जानते हैं कि ये जो है ना, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। और फ्रीडल क्राफ्ट चलता कैसे है, कार्बोकेटायन से। तो ये जब Cl लेके चला जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव यहाँ नहीं रहेगा बल्कि यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके जुड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या बना देगा, क्यूमीन बना देगा या आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना देगा, यानी बीच वाले कार्बन से जुड़ेगा। देखो क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते किसे हैं, सो दिस इज CH और यहाँ भी CH3 लगा हो, यहाँ भी लगा हो, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये है क्यूमीन। यहाँ पर देखो ये एक लुइस एसिड है, ये लुइस एसिड है और इसके अंदर, इसमें जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से भागेगा, इसको इलेक्ट्रॉन ही चाहिए,
तो ये उस जगह पे ना पॉजिटिव चार्ज आएगा जहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल हो, तो बीच वाले पे आएगा। तो ये भी उसी से जाके जुड़ेगा, ये भी वैसे ही जाके जुड़ेगा, तो दोनों ही इससे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाएंगे यानी क्यूमीन बनाएंगे। बेंजीन डज नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। बेंजीन में एडिशन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम इज टू बी प्रिजर्व्ड। अब इसका मतलब क्या है? बेंजीन को ध्यान से देखो तो ये बेंजीन की स्टेबिलिटी का आखिर कारण क्या है? बेंजीन इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि इसके पास रेजोनेंस होता है और सब तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अगर मैं 6 के 6 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन लेता हूं और इसको हटा के और इसकी जगह पे कुछ और लगा देता हूं, ये हटाया, इसकी जगह पे कुछ लगा दिया, तो उससे क्या है ना, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होती, अभी भी बेंजीन एरोमेटिक ही रहेगा। लेकिन अगर आप एडिशन कर दो, मान लो यहाँ 2 चीजें और जोड़ दी, तो ये पाई बॉन्ड चला जाएगा और इसके जाते ही क्या होगा, एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस गायब हो जाएगा। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज सिस्टम को प्रिजर्व करना है, इस वजह से वो एडिशन नहीं देते, क्योंकि अगर एडिशन देंगे तो रेजोनेंस में गड़बड़ हो जाएगी। टॉलुइन इसमें से किससे नहीं मिलेगा? ये साफ साफ दिख रहा है, बेंजीन का ब्रोमिनेशन कराओगे तो ब्रोमो बेंजीन मिलेगा, टॉलुइन मिलने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो बेसिकली ये सवाल आपको टॉलुइन बनाने के 3 मेथड बताना चाहता है। पहले मेथड में आप देखो, Na ईथर लिया है इन्होंने और C6H5Br लिया है। तो सोडियम और ईथर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये वुड्ज फिटिंग टाइप का रिएक्शन है। एक होता है वुड्ज, एक है फिटिंग, एक है वुड्ज फिटिंग। तो उसमें बीच में सोडियम लेके 2 ब्रोमीन को गायब करके CH3 ऐड कर दोगे तो ये टॉलुइन बन जाएगा। ये जो है एनहाइड्रस Cl ये ब्रोमीन लेके भागेगा, CH3 पॉजिटिव बनेगा और ये जाके अटैक कर देगा, अगेन टॉलुइन मिलेगा। ये CH3Br है और ये है R, तो ये R जो है ना, ये जाके इससे जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है NSR, ब्रोमीन हटा के इसका नेगेटिव लाना है तो R, तीनों से टॉलुइन मिल जाएगा। सिर्फ ये है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये टॉलुइन नहीं दे पाएगा। 73 नंबर पे आते हैं, कह रहे हैं कि इसमें से डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल कब आएगा अटैक करने? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा हो। तो ये CF3 तो खींच रहा है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तो ये तो सबसे पीछे हो गया। इसमें देखो, इसमें और इसमें ये अपने लोन पेयर को यहाँ भेजता है और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, इसको प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। ये जो है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो अब देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर बढ़ी रहेगी? थर्ड वाले में। तो थर्ड सबसे आगे आना चाहिए और मेरा आंसर हो गया। फिर भी चेक करने के लिए, थर्ड के बाद फिर फर्स्ट आएगा, फर्स्ट वाला CH3 कम से कम कुछ तो बढ़ा रहा है, फिर आएगा कुछ ना करे यानी सेकंड, और फिर आएगा घटाने वाला यानी फोर्थ आ जाएगा। तो मतलब खींचने वाले ग्रुप ESR के लिए रिएक्टिविटी को घटाते हैं और इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप ESR के लिए रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इस रिएक्शन में सबसे पहले स्टेप में देखो, ये फ्रीडल क्राफ्ट ये इतना लेके भागेगा तो CH3CO नामक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा जो कि आगे बेंजीन से जुड़ जाएगा। तो ये बेंजीन पे जब ये पहला रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3 और इधर की साइड में बेंजीन रहेगा। अब इसका ये कर रहे हैं क्लीमेंशन रिडक्शन, ZnHg/HCl। तो क्लीमेंशन जब होता है तो उसमें क्या होता है, ये CO जो है ये CH2 में बदल जाता है। तो ये इस तरीके से ऐसे रहेगा और यहाँ से बन जाएगा CH2CH3, इथाइल बेंजीन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज हाइड्रोलिसिस मोस्ट इजीली? देखो, हाइड्रोलिसिस कराने के लिए NSR है हाइड्रोलिसिस, NCERT में पूरा एक पन्ने में करके पढ़ाया गया है। जितना ज्यादा NO2 लगेगा, अब NO2 -M का इफेक्ट देता है, जितना ज्यादा NO2 लगेगा हाइड्रोलिसिस उतनी आसान होगी। तो यहाँ 1 लगा है, यहाँ 2 लगा है और यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो मतलब करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। NO2 यानी -M वाले जितना ज्यादा लगेंगे हाइड्रोलिसिस उतनी आसानी से हो जाएगी। 76 नंबर पे आते हैं, बेंजाइल ब्रोमाइड व्हेन केप्ट इन एसीटोन वाटर प्रोड्यूसेस बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल ब्रोमाइड, सबसे पहले तो बेंजाइल ब्रोमाइड बनाते हैं। तो बेंजाइल किसे कहते हैं? यहां पर ब्रोमीन लगा दोगे तो वो ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा।
जब बेंजाइल बोला गया है तो यहाँ CH2 के साथ Br यहाँ लगाना पड़ेगा। तो दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड। इसको एसीटोन वाटर में रख दिया है, पानी और एसीटोन में। एसीटोन तो मीडियम हो गया घोलने के लिए, पानी से बेसिकली इसको रख दिया। तो ये क्या करेगा ना, यहाँ से ब्रोमीन हटा के और यहाँ पे क्या लगा देगा, OH लगा देगा, यानी बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। सो दिस विल फॉर्म अल्टीमेटली CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल बना दिया इसने। तो पहला तो असर्शन सही लिखा है। दूसरा रीजन में कह रहे हैं द रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, गलत बात लिखी है, ये SN1 फॉलो करेगा, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकैटायन बड़ा अच्छा होता है। ये जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है ना, बड़ा स्टेबल है, और जहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल हो वहाँ पे SN1 मैकेनिज्म चलता है। तो ये अगर मान लो जैसे CH2 पे पॉजिटिव आएगा, ये रेजोनेंस से स्टेबल है, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, यानी तीसरा सही हो जाएगा। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व, तो SN1 के अंदर 2 स्टेप होते हैं और SN2 के अंदर 1 स्टेप होता है, तो 2 and 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जिसका नाम SN1 है उसके अंदर 2 स्टेप है, 1 के अंदर 2 और 2 के अंदर 1, ऐसा चलता है, 2 के अंदर 1 स्टेप है। आइडेंटिफाई जेड इन द सीरीज, तो इसके अंदर जेड पहचानना है। सबसे पहले इन्होंने HBr का एडिशन कराया है, तो पहले स्टेप पे अगर मैं देखूं तो CH2 और CH2 पे HBr, तो सिंपल रिएक्शन है, ये बन जाएगा CH3 CH2 और ब्रोमीन लग जाएगा इसके साथ, H इधर जोड़ा Br इधर जोड़ दिया। दूसरे नंबर पे इस पे एक्वस KOH लगा रहे हैं, तो एक्वस KOH लगाने का मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रोमीन है इसको हटा के हम लोग क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, तो CH3 CH2OH दूसरा स्टेप। फिर इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन करा रहे हैं, Na2CO3 I2 एक्सेस, तो ये चूंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है तो इसमें आयोडोफॉर्म बन जाएगा CHI3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, आयोडोफॉर्म में आयोडोफॉर्म बनेगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज भी किया जाता है टू टेस्ट अ पर्टिकुलर ग्रुप। स्टाइरीन ऑन रिएक्शन विथ HBr, तो पहले तो आपको स्टाइरीन लिखना आना चाहिए। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा दें, तो ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मान लो कि HBr का एडिशन यहाँ पर करा रहे हैं स्टाइरीन पे, है ना, तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसा लगा दो तो इस कंपाउंड को बोलते हैं स्टाइरीन। अब HBr का एडिशन बहुत आसान है, जिधर अच्छा कार्बोकेटायन बन रहा है उधर ब्रोमीन जोड़ दो, और जिधर कम अच्छा बन रहा है उधर H जोड़ दो। तो मैं इसमें यहाँ CH ऑलरेडी है, यहाँ पे CH3 कर दूंगा, इधर H जोड़ा है और इधर ब्रोमीन जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल, और है ये इथेन, तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन सही लिखा है पहला। बेंजाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अल्काइल, सही बात है, बेंजाइल रेडिकल जो बनती है ना उसको रेजोनेंस का फायदा रहता है, तो वह अल्काइल से, दोनों सही है। और ये इसका रीजन भी है कि बेंजाइल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, एंड बिकॉज ऑफ द बेंजाइल रेडिकल स्टेबिलिटी इट फॉर्म्स दिस प्रोडक्ट। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगले पे चलते हैं। इन द रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, तो देखो सबसे पहले जब H+ आएगा तो OH को लेके चला जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इस पॉजिटिव के आने के बाद यहाँ पॉजिटिव आ गया, फिर इसके बाद ये पॉजिटिव शिफ्ट कर जाएगा, यानी CH3C, और ये जो CH2 है ना, इस CH2 के साथ यहाँ CH3 आ जाएगा। अब कहाँ से आया ये भी बता रहा हूँ। अगर यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ एक CH3 है, ये इधर आ जाएगा इस पॉजिटिव के साथ, तो उसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। फायदा क्या हुआ, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, यहाँ पे 3 डिग्री बन गया। अब ये बनने के बाद क्या होगा कि जो HSO4 बचा है, H2SO4 लिया था, उसमें से H+ ने तो अपना काम कर दिया। अब HSO4 क्या करेगा, प्रोटॉन निकाल के भागेगा, तो उसकी वजह से जो एल्कीन बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। मैंने ये डबल बॉन्ड इधर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उससे अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन वाला बनाना है। तो करेक्ट आंसर मेरे पास हो जाएगा सेकंड, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ओके, सेकंड इज करेक्ट आंसर। फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन CH2, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है तब जब ब्रोमीन के साथ वाटर लिया जाए, और अगर आप ब्रोमीन के साथ कोई लो पोलैरिटी का ले रहे हैं, लो पोलैरिटी और लो टेम्परेचर,
तो फिर बनता है ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। ये बात ध्यान रखना कि अगर CH2 लिखा है तो ऑर्थो पैरा बनेगा, अगर यहाँ लिखा होता ब्रोमीन वाटर तो ब्रोमीन वाटर लिख दे तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। दोनों बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड विथ डाइल्यूट H2SO4। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड किसे बोलते हैं? तो ये हमारे पास है CH3। क्यूमीन वही था आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और यहाँ पे H हुआ करता था बीच में। अब यहाँ पे पेरोक्साइड बना दो तो ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। जब इसको हीट करते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को जब हीट किया जाता है H2SO4 के साथ, तो ये इतना हिस्सा ना, ये इतना हिस्सा एक तरफ हो जाता है, यानी ये फिनॉल बना लेता है। एक प्रोडक्ट तो इसका बन जाएगा फिनॉल, और जो दूसरा है वो बन जाएगा CH3COCH3 यानी एसीटोन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में दिया है और दोनों प्रोडक्ट पूछे जाते हैं, कभी इसको पूछते हैं कभी इसको। अभी फिनॉल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दूसरा वाला ऑप्शन में है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस मोस्ट रेडली? मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा NO2 होगा हाइड्रोलिसिस उतनी अच्छी होगी, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ NO2। डाई इथाइल ईथर इज अ मेटामर। अब देखो मेटामर का मतलब क्या होता है, डाई इथाइल ईथर बनाते हैं सबसे पहले। तो ये CH3 है, फिर CH2 लगा दिया, फिर यहाँ O है और यहाँ पर CH2 CH3, ये हो गया डाई इथाइल ईथर। अगर इधर लेफ्ट साइड में देखो तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। यहाँ 2 कार्बन, और इधर भी देखो तो 2 कार्बन है। इसका एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है। वो अरेंजमेंट क्या है कि अगर हम लोग ऑक्सीजन को बीच में रखें, इधर सिर्फ एक ही कार्बन रखें CH3, और इधर की तरफ 3 कार्बन कर दें CH2 CH2 देन CH3। तो अब देखो इधर 3:1 का भी एक, तो ये जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस हो या रेडिकल का डिफरेंस हो, उन्हें मेटामर कहते हैं। तो अब ये तो डाई इथाइल ईथर था, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, देखो ये O है और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर पड़ोस वाले जो ग्रुप हैं, वो पड़ोस वाले ग्रुप इसको और इलेक्ट्रॉन दे दें, तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा बड़ा एल्काइल रेडिकल लगा रहेगा, जैसे इसमें देखो इथाइल लगा है, ये दोनों तरफ से पुश कर रहा है, इसमें एक ही तरफ से कर रहा है, इसमें मिथाइल है वो छोटा है, तो मतलब बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसमें आ जाएगी? ETOH के अंदर आ जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड विथ ईथर, तो ऑब्वियसली HI फिर HBr फिर HCl। आपको पता है HI बॉन्ड बड़ा होता है, जल्दी टूट जाता है, और वही HCl का देखोगे तो छोटा बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो जल्दी टूटने के कारण, और जितनी जल्दी टूटेगा उतना बढ़िया रिएक्ट करेगा, तो HI बिकम्स मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स ईथर। फॉर मेकिंग CH3 होल थ्राइस COC2H5OH आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो यहाँ पर देखो मुझे बनाना क्या है, CH3 फिर C और यहाँ पे CH3 लगा दिया, और यहाँ भी CH3, फिर है O, फिर लगा हुआ है C2H5। कह रहे हैं इसको बनाना है हमें। अब इसको बनाने के लिए इन्होंने 2 चीजें दे रखी, एक तो देखो ये दे रखा है, और इसके साथ ये जोड़ दो विलियमसन के हिसाब से, और एक C2H5Br के साथ इसको जोड़ दें। देखो ये कैसा है, ये 3 डिग्री हैलाइड है। तो जब भी आप विलियमसन में प्रोडक्ट बना रहे हो तो एक बात का ध्यान रखें कि जो 3 डिग्री हैलाइड होते हैं वो रिएक्शन में क्या देते हैं? एलिमिनेशन, दे गो फॉर एलिमिनेशन। और जो 1 डिग्री हैलाइड है वो देते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब अगर 1 डिग्री हैलाइड सब्स्टिट्यूशन देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 डिग्री हैलाइड के सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या बनेगा? ईथर, और यहाँ क्या बनेगा? एल्कीन। तो अगर आपको ईथर बनाना है तो 1 डिग्री हैलाइड को चूज करना पड़ेगा। तो अब इसमें देखो 1 डिग्री हैलाइड कौन सा है? इस वाले रिएक्शन में ये है 1 डिग्री हैलाइड, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
अगेन असर्शन रीजन, डाइपोल मोमेंट CH3F का ज्यादा होता है, गलत बात लिखी। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होता है CH3Cl, देन आता है CH3F, देन CH3Br एंड देन CH3I। एक जगह पर ये एक्सेप्शनल हो गया ऑर्डर, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, ये एक कदम पीछे चला गया, क्लोरीन साइज की वजह से जीत जाता है। तो असर्शन तो गलत हो गया, असर्शन इज रॉन्ग। CF बॉन्ड इज लेस पोलर देन CCl बॉन्ड, तो CF बॉन्ड जो है वो कम पोलर, ये भी गलत बात लिखी है, दोनों ही बातें गलत लिखी हैं। तो असर्शन इज इनकरेक्ट, मतलब मैं फोर्थ के साथ जाऊंगा। हालांकि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों गलत है, तो दोनों वाला वहां पर होना चाहिए था, असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, दैट शुड बी द ऑप्शन। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूंगा एज पर द रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, CH3CH डबल बॉन्ड CHO। अच्छा, इसमें HI को जोड़ने की बात चल रही है, CH3CH देन डबल बॉन्ड CHO और यहाँ पर CH2CH3 है। अब देखो, जब आपको इसको तोड़ना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, जो कि इसमें थोड़ा सा ऐसे नहीं ढूंढना, HI को अगर आप इस पे एक्ट करा रहे हैं, बेसिकली हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HI का रिएक्शन, तो देखो ये एक लोन पेयर है और यहाँ लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ तो रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये पार्शियली डबल हो जाएगा, मतलब ये वाला टूटेगा बॉन्ड, ये टूटेगा तो इसको मिलेगा आयोडीन, इसको मिलेगा H, तो इस वजह से ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ OH आ जाएगा, H मिल गया इसको, और ये बन जाएगा CH3CH2I। अब ये अगेन टॉटोमेरिज्म इसके अंदर हो जाएगा, तो इट विल बिकम CH3CH2CHO और ये बन जाएगा, ये तो वही रहेगा CH3CH2I। तो मतलब एक तो एल्डिहाइड बनेगा CH3CH2CHO और एक बनेगा CH3CH2I, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। सिंपल सा सवाल है, अल्कोहल तब कम सॉल्युबल होगा जब उसका R बड़ा सा हो। R मतलब कार्बन चेन, कार्बन चेन हाइड्रोफोबिक होता है, तो सबसे बड़ा कार्बन चेन ये वाला है, तो ये लीस्ट सॉल्युबल अल्कोहल हो जाएगा। सो दिस वाज योर पेपर। आई वुड से कि ये थोड़ा सा सिंपलर साइड नीट टाइप का पेपर था। नीट में आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, मतलब सवाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं है, तो ऑलमोस्ट नीट टाइप का पेपर है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि नीट में भी आपका स्कोर जो होगा वो अच्छा होगा। और अगले पेपर में फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।